ओके फ्रेंड्स, बात कर रहा हूं मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की जिसका नाम है सप्लाई। फ्रेंड्स, सप्लाई इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन जीएसटी बिकॉज सप्लाई क्लियरली डिफाइंस व्हाट इज एक्चुअली द taxable event. Absolutely. What is the taxable event of GST? Yes. यानी कि सिंपल भाषा में बोले तो अगर ये गुना आपने कर दिया कमिट, तो फिर सिंपल सी बात है, इस टैक्स लॉ के तहत आप गुनहगार माने जाएंगे और आपको उस गुना के तहत जुर्माना भरना पड़ेगा, और वो और कोई नहीं है पर क्या है, जीएसटी। एब्सोल्युटली क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये लेवी का दूसरा पार्ट है। लेवी का पहला पार्ट था चार्जिंग सेक्शन, लेवी का दूसरा पार्ट है माय डियर फ्रेंड्स सप्लाई, राइट। तो दोस्तों सप्लाई चैप्टर में अगर हम लोग बात करें तो सप्लाई चैप्टर डिवाइडेड है इनटू 3 मेजर एस्पेक्ट्स, 7.1, 7.2, 7.1a। 7.1 क्या बोलता है, व्हाट इज अ सप्लाई। 7.2 क्या बोलता है, व्हाट इज नॉट अ सप्लाई। एंड 7.1a बोलता है क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। तो पहले ये जान लीजिए कि सप्लाई क्या है, फिर ये भी क्लैरिटी ले लीजिए कि सप्लाई क्या नहीं है, राइट। फिर ये एक लास्ट क्लैरिटी ले लीजिए कि आपने जिसको सप्लाई बुलाया है वो क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस। सर ये जानना जरूरी भी क्यों है, जरूरी है बिकॉज इसके बेसिस पे तेरा प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगा, राइट। और इसके बेसिस पे तेरा टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगा, बिकॉज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अलग होता है, सर्विस अलग होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स अलग होता है, सर्विस अलग होता है। तो तेरा क्लासिफिकेशन एट द वेरी आउटसेट समझना बहुत जरूरी है कि तू जो भाई ट्रांजैक्शन कर रहा है वो किस चीज का सप्लाई है, ठीक है, डन। अब सबसे पहले दोस्तों 7.1 पे आते हैं। 7.1 में माय डियर फ्रेंड्स, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 सेक्शन है, 7.1a, 7.1AA, 7.1b, 7.1c, ठीक है। जिसमें 7.1a, सॉरी आई एम सो सॉरी, 7.1AA माय डियर फ्रेंड्स अभी अभी हाल ही में एंटर हुआ है, ठीक है। चलिए एक एक एस्पेक्ट्स को अच्छे से करते हैं। 7.1a में माय डियर फ्रेंड्स, ओके, मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस फॉल होंगे, मैं अभी से बोल रहा हूँ, राइट। बिकॉज ये अपने आप में ही बहुत ही जेनरिक डेफिनेशन है और एट द सेम टाइम ये पूरा ऑलमोस्ट पूरा यूनिवर्स कवर कर लेता है। क्या आता है 7.1a में, सिंपल सी बात है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी एक ऐसा टैक्स जो किस पे लगेगा, गुड्स एंड सर्विस पे, ठीक है, बस वही डिफाइन किया है। दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, फिर उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए उसके, सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, लाइसेंस, जो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बस एग्जाम्पल्स, ठीक है, क्योंकि वर्ड यूज किया क्या, सच एज, तो इट्स इलस्ट्रेटिव एंड नॉट, ओके, इट्स नॉट द ओनली aspect that is covered under supply definition, it's just an illustrative example, okay। अब गुड्स और सर्विस आप सप्लाई कर रहे हो फॉर व्हाट, फॉर मनी, फॉर मनी, ओके। तो मेड और अग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन। एंड लास्ट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो इसमें रट्टा क्या मारना है यार, जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस। तो आज मैं अगर सप्लाई कर रहा हूँ गुड्स और सर्विस, किसके लिए करता हूँ, पैसे के लिए, फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो वही है क्या बेटा 7.1a, बेटा 7.1a, जहाँ पे सप्लाई का आपका जो डेफिनेशन है, सप्लाई का जो आपका टैक्सेबल इवेंट है वो ट्रिगर हो जाएगा, एंड क्लियरली जो सप्लायर है ही विल बी सब्जेक्ट टू जीएसटी, क्योंकि 9(1) के तहत उसको चार्ज लग जाएगा और गवर्नमेंट उसका गला पकड़ेगा कि चल टैक्स पे कर, चल टैक्स पे कर, ये केस, ठीक है। अब एक एक चीज़ों को अच्छे से खुरे देंगे, राइट। पहले गुड्स समझेंगे, फिर सर्विस, फिर कंसिडरेशन और फिर बिजनेस। सो लेट्स गो। सबसे पहला दोस्त बात करते हैं हम लोग गुड्स के बारे में। गुड्स क्या है, एनीथिंग दैट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, राइट, एनीथिंग दैट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, जो बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह हिल सकता है बस। बट अंडरस्टैंड इट डज नॉट इंक्लूड मनी एंड सिक्योरिटीज, इट डज नॉट इंक्लूड मनी एंड सिक्योरिटीज, बट इट डज इंक्लूड माय डियर फ्रेंड्स एक्शनेबल क्लेम्स। और एक्शनेबल क्लेम्स में याद रखना, बेटिंग आएगा, गैम्बलिंग आएगा, लॉटरी आएगा, हॉर्स रेसिंग आएगा, ऑनलाइन मनी गेमिंग भी आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना, एंड कसिनो भी आ जाएगा। ये सब क्लास के एग्जाम्पल्स है किसके, एक्शनेबल क्लेम्स के। और ये सब अगर आप इनमें से कोई भी एक्टिविटी करते हो, राइट, जो मैंने अभी मेंशन की,
आप ऐसे ही समझिए कि आप क्या कर रहे हो, सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो। क्या कर रहे हो, सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो। ऐसा वाइब नहीं आएगा आपको, कसिनो है इसमें गुड्स दे रहा है वो, मेरे को तो पता ही नहीं था, राइट। पर है, लॉ ने बोला है ना, तो है बेटा, खत्म बात। क्योंकि लॉ ने जो बोला है वो क्या है बेटा, पत्थर की लकीर। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं ग्रोइंग क्रॉप्स, grass and things attached to land which are agreed to be severed before supply or under a contract of supply. Are you getting it, my dear friends? Yes, that's absolutely correct. Okay, कि भाई आज जो भी क्या है, ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रास है, विच आर अटैच टू लैंड विच आर अग्रीड टू बी सीवियर्ड बिफोर सप्लाई। ठीक है, तो जिसको बेसिकली आप क्या है, काट सकते हो। ओके, वो डेफिनेटली क्या है माय डियर फ्रेंड्स, गुड्स की डेफिनेशन में आ जाता है। ठीक है, तो आज ये ऑलरेडी डेफिनेशन आपने सोगा में किया होगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में किया होगा माय डियर फ्रेंड्स। यस, तो आज मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूं भाई, राइट, कि गुड्स की डेफिनेशन अगर तेरे को क्या कोई भी पूछे तो सबसे पहले याद रखने का क्या, एक जो क्या हिल सकता है, यानी एनीथिंग दैट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा, सोगा में ही किया था, इट एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटीज। परफेक्ट, यस। और उसका भी लॉजिक है, मनी क्यों नहीं आ सकता। अभी फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि मैंने आपको 100 रुपया दिया और आपने मुझे 10-10 की क्या है, 10 नोटें दे दी, तो इस पे किस पे लगाएंगे जीएसटी भाई, समझ रहे हो आप, आर यू गेटिंग इट। इस पे थोड़ी जीएसटी लगाएंगे, क्योंकि लगाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, मनी का ही वैल्यू डी वैल्यू हो जाएगा, राइट। तो आज सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ने बोला मनी को बाजू में रखो आप। दूसरा क्या है, सिक्योरिटीज। अभी सिक्योरिटीज पे भी नहीं लगा सकते हो आप जीएसटी। अब समझो मुझे रिलायंस के शेयर चाहिए, कितने का, लेते 1000 रुपए का एक शेयर, उस पर 18% जीएसटी लगा देंगे तो होगा क्या। अरे पता चला कि मुझे आज रिलायंस का एक शेयर लेने के लिए जो स्टॉक एक्सचेंज पे 1000 रुपये लिस्टेड है, उसके लिए मुझे पैसा इनकर कर रहा, मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो जाता है, 1180, 1180। तो डू यू रियलाइज कि कल उठ के वो रिलायंस का स्टॉक जब 18% क्या राइज होगा, उसके बाद तो मेरा ब्रेक इवन होगा भाई, इतना कॉस्ट महंगा हो जाएगा मेरा टू होल्ड दो सिक्योरिटीज। और उस पर तो मैंने ब्रोकरेज पे जो जीएसटी एसटीटी ये वो सब तो गिना भी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं भाई, सिक्योरिटीज को बाहर रखो गुड से, बिकॉज इट विल रियली डिटर द इन्वेस्टमेंट of all the investors, because the cost of investment is so high, so which is why we kept it outside the purview of goods. ठीक है, पर एक्शनेबल क्लेम को नहीं। एक्शनेबल क्लेम वैसे सोगा की डेफिनेशन में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट की डेफिनेशन में एक्सक्लूजन में आता है, गुड्स के डेफिनेशन से इट्स एक्सक्लूडेड, बट जीएसटी में स्पेसिफिकली उसको इंक्लूड किया है, बिकॉज ये सभी चीज पे लगता था लॉटरी टैक्स, बेटिंग टैक्स, गैम्बलिंग टैक्स, समझा। और गवर्नमेंट ने वो टैक्स को सबस्यूम कर लिया जीएसटी के अंदर। तो जीएसटी के अंदर कोई तो टैक्स लगाना पड़ेगा ना ये सब आइटम पे, तो क्या लगाएंगे, जीएसटी लगाएंगे। तो कहीं तो डालना पड़ेगा, या तो गुड्स में या तो सर्विस, तो डाल दिया गुड्स में, माँ कसम। कैसे, बाय इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम्स। आर यू गेटिंग इट, यस। और सीधा 28% लगता है भाई, छोटा मोटा नहीं लगता है, बता रहा हूं पहले से, राइट। तो ये इंटेंशन था गवर्नमेंट का, टू इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम्स। ओके, डन दोस्तों। उसके बाद एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन आना था ऑन पीएसएलसी सर्टिफिकेट। बाय द वे, पीएसएलसी सर्टिफिकेट यानी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिफिकेट हम लोगों ने कहीं और भी किया है। कहाँ किया है रे बंधु, अरे बताओ। यस, आरसीएम। याद है, यस। ओके, तो आज दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा क्या है, एक सवाल खड़ा हो गया था कि जैसे ओके, शेयर सर्टिफिकेट है उसको हम लोग सिक्योरिटीज गिनते हैं, तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट उसको भी तो क्या है, हम लोग सिक्योरिटी गिनेंगे। ये अजम्पशन चल गया फिर कि क्योंकि इसके पीछे भी सर्टिफिकेट है, इसके पीछे भी सर्टिफिकेट है, तो भैया ये सिक्योरिटी तो वो भी सिक्योरिटी। पर फिर जब आरबीआई एक क्लैरिफिकेशन के साथ आया कि नहीं भाई सुनो, ये सिक्योरिटीज नहीं है, राइट, तब हम लोगों ने कंक्लूड किया ठीक है, सिक्योरिटी नहीं है ना, कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है, ये इसीलिए मोबाइल प्रॉपर्टी तो है विच इज़ नॉट अ सिक्योरिटी, तो क्लियरली ये गुड्स है, तो क्लियरली इस पे जीएसटी लगेगा। और जीएसटी कैसे लगेगा, आरसीएम पे। यानी एक्सिस बैंक अगर क्या है पीएसएलसी सर्टिफिकेट कोटक बैंक को देता है, तो कोटक बैंक विल पे टैक्स एज पर आरसीएम।
आई होप दैट माय डियर फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर. ठीक है, तो कभी भी PSLC सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो सबसे पहले दिमाग में याद रखने का कि RBI ने स्पेसिफिकली बोला दैट इट इज नॉट सिक्योरिटीज, hence we conclude it's a movable property, hence we conclude GST will apply, and hence we conclude that as per RCM 93 GST will apply as per RCM. ये पूरा कंक्लूजन दिमाग में एकदम फिट होना चाहिए, समझो? यस, ओके, परफेक्ट. तो ये चीज़ है माय डियर फ्रेंड्स. नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सर्विस. सर्विस में बाय डियर फ्रेंड्स सिंपल सी बात बोल दी, एकदम सिंपल डेफिनेशन रखा है. एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज इज सर्विस. Right? Anything which is other than goods, money and securities is service. As simple as that. And it includes, my dear friends, activities in relation to use of money for a separate consideration. Activities in relation to use of money for a separate consideration, my dear friends. इसका क्लासिक एग्जाम्पल है, पंजाब नेशनल बैंक ने बहुत बड़ी गलती की, आज उसे वापस याद दिलाना चाहता हूँ कि नीरव मोदी को लोन दे दिया. ठीक है, 20 लाख का. कितने ब्याज पे? 20% के ब्याज पे. अब नीरव मोदी को लौटाना कितना है? 24 लाख. राइट, जिसमें 20 लाख इज प्रिंसिपल अमाउंट, जो लिया था वही देना है, और 4 लाख इज इंटरेस्ट. तो आज दोस्तों ये 24 लाख का जो ब्रेकअप कर रहा हूं, राइट, तो वो एक 20 लाख है, एक है 4 लाख. तो 20 लाख दिया, 20 लाख लिया, 20 लाख दिया, 20 लाख लिया. दैट इज ट्रांजैक्शन इन मनी. अरे ट्रांजैक्शन इन मनी यानी लेन देन इन मनी, गिव एंड टेक ऑफ मनी. तो मनी क्या है? नीदर गुड्स नॉर सर्विस, नीदर गुड्स नॉर सर्विस. ठीक है, तो नहीं लगेगा GST बेटा, नहीं लगेगा GST. राइट, क्योंकि कैसे लग सकता है? जो ना ही है गुड्स और ना ही है सर्विस, तो कैसे लगाएगा उस पर बेटा GST? नहीं लगा सकता. तो आज ट्रांजैक्शन मनी पे नहीं लगेगा GST. दूसरा, 4 लाख जो है इंटरेस्ट है, दैट इज बेसिकली अ सेपरेट कंसिडरेशन दैट अ सप्लायर चार्ज द रिसिपेंट while involving or indulging in the activity in relation to use of money. तो आज डू यू रियलाइज कि पंजाब नेशनल बैंक का पैसा था 20 लाख, वो उसने नीरव मोदी को 1 साल के लिए यूज करने के लिए दिया कि ये तू तेरा है ऐसा समझ. पर 1 साल बाद मुझे जैसे मैं तुझे अगर गुड्स भाड़े पे देता तो तू लौटाता. राइट, मैं गाड़ी भाड़े पे देता तू लौटाता. मैं घर भाड़े पे देता तू लौटाता. वैसे ही तू पैसा मैं भाड़े पे दे रहा हूं, तू लौटा दे, पर ब्याज के साथ, क्योंकि ब्याज इज द रेंट ऑफ द मनी दैट यू आर यूजिंग दैट बिलोंग्स टू मी. ओके, तो आज इसीलिए बेटा वो सेपरेट कंसिडरेशन को सर्विस माना गया है. तो क्या इंटरेस्ट सप्लाई ऑफ सर्विस है? यस. पर क्या इंटरेस्ट पे GST लगेगा? नहीं, बिकॉज एंट्री नंबर 27 एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में दोस्तों वो एग्जेम्प्ट है. पर अगर वो एग्जेम्प्ट नहीं होता तो क्लियरली उस पर भी GST लग जाता. पर अब नहीं लग रहा है, उसका एक ही रीजन है, बिकॉज वो एग्जेम्प्ट है, दैट्स इट. ओके, तो बहुत जरूरी है ये समझना कि एग्जेम्पशन का क्वेश्चन तभी आता है जब पहले आप सप्लाई हो. तो बहुत जरूरी है कि आपको सप्लाई होना पड़ेगा पहले, आइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और आइदर सप्लाई ऑफ सर्विस. वो हो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट. तो अगर एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में कवर्ड है तो एग्जेम्प्ट, अदरवाइज टैक्सेबल. एज सिंपल एज दैट. तो पूरा 24 लाख पे GST का एप्लीकेशन नहीं आएगा, पर उसके रीजंस अलग अलग है, और वो रीजंस आपको सही से लिखने पड़ेंगे, और मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं. राइट, 20 लाख के रिलेशन में वो लोग लिख देंगे क्या? नो GST इज एप्लीकेबल एज GST इज एग्जेम्प्ट. अरे एग्जेम्प्ट, अरे एग्जेम्प्ट वो होता है जो पहले सप्लाई होता है. अरे ये तो सप्लाई ही नहीं है. इज इट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस? नो, because it is excluded from the definition of both goods and service. तो जो ना ही है गुड्स ना ही है सर्विस, कैसे लगेगा उस पे GST? नहीं लगेगा यार, नहीं लगेगा GST. एंड दूसरा चीज माय डियर फ्रेंड्स क्या है? इंटरेस्ट, which is a supply of service, my dear friends. Right? It is included in the definition of service. Then in that case, understand, it will be exempt. Are you getting it, my dear friends? Yes, sir. Okay. नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं, राइट, इट्स कन्वर्जन इन कैश फ्रॉम वन डिनोमिनेशन टू अनदर डिनोमिनेशन. यानी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर क्या है 2000 रुपये की नोट है और मुझे छुट्टा चाहिए, राइट, तो मैं क्या करता हूँ, राइट,
फॉर एग्जांपल मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा था, तो मैं आया था बेटा रिक्शा में, ऊबर में, जिसमें भी, और पेमेंट बाय कैश था, मेरे पास 2,000 की नोट थी। तो बच्चा जा रहा था और बच्चे को पकड़ा मैंने, अरे ए मिथुन इधर आ, ए इधर आ मिथुन। ओके, तो मिथुन को बोला मैंने, छुट्टे दे, छुट्टे। उसने बोला सर बोलो ना आप कितने छुट्टे चाहिए, 20 लाख के, 2 करोड़ के, 20 करोड़ के, कितने की बोलो। मैंने बोला अरे भाई क्या कर रहा है, ऐसा क्या काम कर रहा है कि इतने छुट्टे तेरे पास है, क्लास के बाहर कहाँ जाता है फिर? शिरडी वाले साईं बाबा, क्या धंधा कर रहा है, क्या क्या है तेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बेटा? इतने छुट्टे तेरे पास? ओके, मैंने बोला चल 2,000 का दे दो। तो उसने बोला सर अच्छा ओके, तो वो कॉइन गिना नहीं लगा, माँ कसम यार, 1-1 रुपए का कॉइन दे रहा है वो साला। ओके, मैंने बोला नोट है तो देना, तो फिर उसने नोट दिया मुझे, पर कितना नोट दिया, 9 नोट दिया, कितने का, 200 रुपये। मैंने बोला तेरे को हिसाब नहीं आता या तेरे को मैथ्स नहीं आता? उसने बोला सर आता है, आता है सर, इसीलिए एक नोट कम दिए, क्योंकि ये मेरा कमीशन है फॉर गिविंग यू दिस सर्विस ऑफ गिविंग यू छोटास, समझा? यस। तो आज मैं आपको 1800 ही दूंगा, आपने भले मुझे 2,000 दिया, मैं आपको 1800 ही दूंगा, बिकॉज वो 200 रुपया मेरा कमीशन है, राइट? तो आज दोस्तों याद रखना, 2,000 जो मैंने दिया उसके 2 पार्ट है, एक है 1800, एक है 2,000। एक है 1800 और एक है क्या है, 200। 1800 इज ट्रांजैक्शन इन मनी, गिव एंड टेक ऑफ मनी, बट 200 रुपया जो एक्स्ट्रा दिया है वो है कमीशन, और वो है सप्लाई ऑफ सर्विस, और उस पर लग जाएगा जीएसटी, ठीक है? यस। ओके, तो वैसे तो राइट नाउ आई एम ओनली कंसर्न विद कि भैया सप्लाई ऑफ सर्विस है या नहीं है, बट स्टिल आई एम गोइंग वन स्टेप अहेड एंड ऑल्सो टेलिंग यू द टैक्सेबिलिटी ऑफ इट। ओके, बट यू शुड क्लियरली नो दैट यहाँ पे कमीशन इज सप्लाई ऑफ सर्विस, यहाँ पे इंटरेस्ट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है? डन। नेक्स्ट इज बेसिकली ओके, a transaction is happening between one currency to another currency for a separate consideration। तो ये जनरली ट्रांजैक्शंस होते हैं यू नो फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स के साथ या फिर आपके बैंक्स के साथ। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि मुझे फॉरेन ट्रिप करना था, तो मुझे चाहिए क्या बेटा, पाउंड्स, ठीक है? और मुझे कितने चाहिए, 2,000 पाउंड। अब आरबीआई बोलता है कि 1 पाउंड का रेट है 100 रुपये। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैं तुझे दे देता हूँ भाई, मैं तुझे दे देता हूँ 2 लाख रुपया, तो मुझे दे दे 1,000 पाउंड, ठीक है? ये बात हो रही है अपनी। अब सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है माय डियर फ्रेंड्स कि वो मुझे 2,02,000 चार्ज करता है, राइट? तो मैंने बोला भाई ये 2,000 क्यों चार्ज किए? तो उसने बोला भाई मजाक है क्या, बीवी को जवाब देना है, सोने के कंगन चाहिए, कहाँ से लाएंगे, कमीशन लूंगा तभी लाएंगे ना भाई, वरना क्या ऐसे टाइम पास करने बैठा हूँ कि तू छुट्टा मांगने आ जाएगा मैं दे दूंगा तेरे को? हाँ? तू मुझसे फॉरेन एक्सचेंज मांगने आ जाएगा मैं दे दूंगा तेरे को? नहीं भाई, कमीशन है, सर्विस है, तो भाई पैसा लगेगा इसका। तो ये 2,000 जो एक्स्ट्रा चार्ज किया वो कमीशन है, ठीक है? तो आज माय डियर फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, $1,000 कोटक ने दिया और मैंने उसे 2 लाख दिया, ट्रांजैक्शन इन मनी, इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है? परफेक्ट। बट जब बात आती है 2,000 रुपये की विथ रिस्पेक्ट टू कमीशन, राइट, तो एक इस केस में क्या है, प्लीज याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, ओके? बिकॉज इट इज अ सेपरेट कंसिडरेशन दैट आई हैव चार्ज्ड फॉर इंडल्जिंग इन द एक्टिविटी ऑफ एक्सचेंजिंग वन करेंसी टू अनदर करेंसी। अच्छा, इसमें भी क्या है, मैं एक सेकेंड ना फ्रेंड्स, एक सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक चीज़ प्लीज़ याद रखना, ओके, कि इसका टैक्सेबिलिटी जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत अमेजिंग क्या कमेंट किया है अगेन एंट्री नंबर 27 में, क्या कि बॉस अगर आप कोई बैंक या फॉरेक्स डीलर हो और ये फॉरेन एक्सचेंज करेंसी सर्विस आप दे रहे हो टू जनरल पब्लिक, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। पर अगर आप अपनी ही बिरादरी में दे रहे हो कोई और बैंक और एनबीएफसी को, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक अगर बेटा एक्सिस बैंक को फॉरेन एक्सचेंज सर्विस दे रहा है, राइट, तो फिर उस सिनेरियो में याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, वो सर्विस, क्योंकि कमीशन तो वहाँ पे भी चार्ज होगा, पर वो कमीशन हो जाएगा क्या, एग्जेप्ट, ठीक है? तो ये चीज़ प्लीज़ याद रखना कि कमीशन
एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल, वो क्लियरली डिपेंड करेगा कि बैंक और ये फॉरेक्स डीलर्स जो है वो किसके साथ डील कर रहे हैं, अपनी बिरादरी एग्जेम्प्ट, दूसरों की बिरादरी टैक्सेबल। ओके, तो कीप दैट इन माइंड वेरी वेल। इससे क्या है, हम लोगों ने जो इसके रिलेशन में एग्जेम्पशन पोर्शन है वो भी कवर कर लिया। ठीक है, परफेक्ट। और ये फॉरेन एक्सचेंज एजेंट का जो सर्विस होता है दोस्तों, राइट, उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई भी क्या है, हम लोग करेंगे, उसका एक एस्पेक्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी करेंगे। ठीक है, डन। चलो अब सीधा नेक्स्ट पे आते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सर्विस का डेफिनेशन ऑल्सो इंक्लूड्स फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग इन सिक्योरिटीज, राइट। तो ये दोनों वर्ड को मैं टारगेट करना चाहूंगा, एक है फैसिलिटेटिंग, एक है अरेंजिंग, राइट। फैसिलिटेटिंग का मतलब क्या है कि भैया वो ओके वो पर्सन के थ्रू ये ट्रांजैक्शन हो पा रहा है क्योंकि वो उसे ब्रोकर कर रहा है, वो उसे फैसिलिटेट कर रहा है, उसके कारण, उसके बीच में होने के कारण ओके सेलर और बायर आर एबल टू मीट, राइट। तो क्लासिक एग्जांपल है ब्रोकिंग सर्विस। तो आज सिंपल सी बात है, मैंने मोतीलाल ओसवाल का जो अपना ब्रोकिंग ऐप है उसके थ्रू क्या रिलायंस के शेयर्स खरीदे, राइट। तो मैंने खरीदे बेटा 1 लाख के शेयर्स रिलायंस के, उसने ब्रोकरेज चार्ज कर दिया माँ कसम कितना, अच्छा 10 लाख के खरीदे, ओके 1 0 कम है क्या, हाँ, उसने 1% ब्रोकरेज लगा दिया तो 10 लाख 10 हज़ार हो गया माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो आज दोस्तों 10 लाख जो रिलायंस के शेयर्स हो गया सिक्योरिटीज है, और वो दोनों ही गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन से बाहर है, तो उस पर तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा भाई। ठीक है, बट बेटा ब्रोकिंग जो है ओके वो क्या है माय डियर फ्रेंड्स, ओके दैट इज बेसिकली ओके अ सर्विस चार्ज फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, समझा। तो वो माय डियर फ्रेंड्स डेफिनेटली क्या है, सब्जेक्ट टू जीएसटी। ओके, वो क्या है, सब्जेक्ट टू जीएसटी। ओके, नहीं दिख रहा है आपको, अभी देख लो। ठीक है, यस, ब्रोकिंग पे लग जाएगा जीएसटी, पर याद रखना रिलायंस के शेयर्स पे नहीं लगेगा जीएसटी। जो 18% है वो 10,000 पे लग जाएगा, राइट, यानी 1800 आ जाएगा। बट याद रखना 10 लाख पे 18% नहीं आएगा। ठीक है, तो कीप दैट इन माइंड वेरी वेल। ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं ओके विथ रिस्पेक्ट टू लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी आरसीएम में किया था, पर फिर भी मैं वापस एक बार बता देता हूँ। ओके, लेंडर जो है क्या है, बोरोवर को विद द हेल्प ऑफ अप्रूव्ड इंटरमीडियरी सिक्योरिटीज लेंड करेगा और सामने लेंडिंग फीस ले लेगा एज कंसिडरेशन। ठीक है, तो सिक्योरिटीज पे तो क्या है कोई जीएसटी नहीं लगेगा बिकॉज इट्स नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सर्विस। पर लेंडिंग फीस जो है माय डियर फ्रेंड्स इज अ सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज फॉर, आई एम सो सॉरी, अरेंजिंग लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ सिक्योरिटीज। एब्सोल्युटली, ठीक है। तो आज बोरोवर के लिए सिक्योरिटीज अरेंज करवाने के का काम जो कर रहा है लेंडर वाय अप्रूव्ड इंटरमीडियरी, उसके लिए वो लेता है क्या, लेंडिंग फीस। और वो लेंडिंग फीस माय डियर फ्रेंड्स क्या है, क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, और उस पर डेफिनेटली लग जाएगा जीएसटी। और उस पर जीएसटी भी कौन पे करेगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, एज पर आरसीएम बोरोवर पे कर देगा। ठीक है, डन माय डियर फ्रेंड्स। ओके ओके, अच्छा नेक्स्ट दोस्तों बात करना चाहता हूँ मैं मनी के रिलेशन में, राइट। मनी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, कैश है, चेक है, ड्राफ्ट है, पे ऑर्डर है, प्रोमिसरी नोट्स है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, कमर्शियल पेपर्स है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है। ये सब मनी का ही पार्ट है। यानी फॉर एग्जांपल मैंने अगर क्या है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी आपका एफडी समझो कि मैंने एक एफडी बुक करवाया है बैंक के साथ 1 करोड़ का, जो मुझे 6% ब्याज दे रहा है, 6 लाख रुपया साल का। तो आज डिपॉजिट विपॉजिट ठीक है, इसको ऐसे ही समझो कि आपने बैंक को लोन दिया है, समझा, और बैंक आपको साल के बाद क्या है 1 करोड़ 6 लाख दे देगा। गॉट इट, यस। तो आज सिंपल सी बात है, 1 करोड़ दिया, 1 करोड़ लिया, दैट इज मनी। और 6 लाख जो था वो था सेपरेट कंसिडरेशन फॉर यूज ऑफ मनी, जो इंटरेस्ट है, जो एग्जेम्प्ट है, वैसा। ठीक है, डन। अभी
अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ज़रूरी है कमेंट करना ऑन डेरिवेटिव्स, ओके, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड्स एंड सिक्योर डेट, राइट। बिकॉज इसके रिलेशन में भी क्या है, बहुत बार ये लोग एमसीक्यूज पूछ लेते हैं, बहुत बार ये लोग 14 मार्क का जो सम होता है उसके अंदर भी क्या है ये कॉन्सेप्ट डाल के पूछ लेते हैं भाई। सेपरेट क्वेश्चन नहीं आता बट इट्स अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। तो इसके बारे में क्या, डेरिवेटिव्स, ये सब बहुत चीज़ें सुनी है, तो लेट्स कैप्चर दैट। तो डेरिवेटिव्स के बारे में बोला है दैट दे आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज अंडर द सिकर एक्ट, दैट इज सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। हेंस इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, एंड हेंस माय डियर फ्रेंड, सिंपल सी बात है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है, ओके। तो डेरिवेटिव्स बेसिकली, ओके, उसके बारे में क्लैरिटी आ गया आपको, ओके। बेसिकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं ना उसकी बात हो रही है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, देखो फॉरवर्ड और फ्यूचर में, ओके, ज़्यादा बहुत फ़र्क नहीं है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पुराने ज़माने के कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे और टेलर मेड होते थे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स डिफाइंड होते कि इतने का ही लॉट आएगा, 10,000 शेयर का ही लॉट आएगा, वैसा। फॉरवर्ड में क्या था, आपके और सेलर के बीच में जितने का फॉरवर्ड बनाना है बना दो, ठीक है। अब दोनों में एक चीज़ क्या है, कॉमन है, क्या, ओके। आइडियली ये चीज़ का शुरुआत कैसे हुआ था, शुरुआत हुआ था इस बात से, ओके। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि बॉस, हाँ, मुझे फॉर एग्जांपल ऐसा सीन है कि भैया 6 महीने बाद, जैसे, ओके, अभी एक 10 है, हम सो सॉरी, अभी एक 4 है और एक 10 को मुझे रिक्वायरमेंट है, ओके। एक 10 को फॉर एग्जांपल मुझे रिक्वायरमेंट है किसकी, 100 किलो गेहूं की। क्यों, मेरी बेटी की शादी है, ऐसा समझ लो आप, ठीक है, जिसमें ऑब्वियसली प्राइस क्या है, 100 रुपीज़ पर केजी, ओके। तो बेसिकली 10,000 रुपये का खर्चा है, ठीक है। अब सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि मुझे लग रहा है ऑन 1/4 कि एक 10 आएगा ना, तब तक क्लियरली क्या है, इसका भाव जो है, ओके, 100 रुपये पर केजी जो है, जो अभी बाय द वे, ओके, अभी बाय द वे आप समझो क्या, 50 रुपया पर प्रति केजी है, ठीक है। अरे यार क्या कर रहा है भाई, 1 किलो इज लेट्स से 50 रुपीज, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जाके इसका भाव हो जाएगा कितना, 500 रुपये, ठीक है। क्राइसिस आने वाली है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, ओके। और उसका फॉरवर्ड रेट है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, आज की तारीख में उसका फॉरवर्ड रेट एप्लीकेबल जो है वो है लेट्स से 100 रुपये, ठीक है। तो मैं बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ ऋषि पंत के साथ कि भाई तू मुझे ये तारीख को ये भाव पे क्या है दे देना, राइस, वीट जो भी है, ठीक है। तो वो अग्री कर लेता है। अब इसमें होता क्या है, मैं क्यों ये प्रीमियम दे रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे लग रहा है मुझे इससे ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा अगर मैं उस दिन जाऊँगा तो मैं अभी से ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। और सामने वाला क्यों कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज सामने वाले को लग रहा है कि मैं मूर्ख हूँ, क्यों, क्योंकि उसको लग रहा है ये भाव तो यार 60-70 रुपये का होगा मैक्स, गधा है क्या है कि 100 रुपये पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा, राइट। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस, आई थिंक समथिंग एल्स, ही थिंक समथिंग एल्स, एंड विच इज़ वाई वी आर टेकिंग अ बेट, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन, ठीक है। तो इस केस में होता क्या है माय डियर फ्रेंड्स, कि भाई फाइनली जब टाइम आता है 110, तो भाव बढ़ते पर इतने नहीं बढ़ते हैं, ये 200 रुपया किलो हो जाता है। तो अब होता क्या है पता है, कि वो बंदे को लिटरली मार्केट में जाना पड़ेगा, 200 रुपया देना पड़ेगा पर केजी, और फिर क्या है मुझे वो वीट ला के देना पड़ेगा, बिकॉज एज पर कॉन्ट्रैक्ट मुझे 100 रुपये में ही मिलेगा।
तो आज उसे इनकर करना पड़ेगा 200 रुपया और वो मुझे 100 रुपये में बेचेगा, तो उसका नुकसान मेरा नफ़ा। तो इस तरह से मैं अपनी क्या है जो फ्यूचर अनसर्टिनिटीज़ है वो मेरी औकात के हिसाब से क्या है हेज कर लेता हूँ कि इससे ज़्यादा तो मैं दे ही नहीं पाऊँगा। वॉट इट, यस। और इसीलिए फिर फ्यूचर डेट पे ओके जब कॉन्ट्रैक्ट को अडियर करने का टाइम आता है तो जो भी क्या है फिर ओके फ्यूचर रेट आपने डिसाइड किया होता है इन प्रेजेंट ओके वो आपको देना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, मैं सामने वाले को 100 केजी जहाँ पे 1 केजी इज 100 रुपया प्रति केजी 10,000 रुपये का चेक दूंगा और वो मुझे 100 केजी दे देगा। अब उसको कितने में पड़ा, वो कहाँ से लाता है, वो सेलर का लुकआउट, मेरा नहीं। उसने अग्री किया तो वो दे देगा। तो इसमें क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स दैट ऑन अ फ्यूचर डेट फाइनली ओके देयर इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड दैट विल बी सब्जेक्ट टू जीएसटी, एज सिंपल एज दैट। बट दूसरा एक मेथड होता है जिसे बोलते हैं नेट सेटलमेंट मेथड। ओके, नेट सेटलमेंट मेथड में माय डियर फ्रेंड्स देयर इज नो फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स। फिजिकल डिलीवरी नहीं होता है भाई, सीधा डिफरेंस दे दिया जाता है। यानी कि सिंपल ओके जो सेलर होगा वो मुझे क्या बोल देगा कि भैया 200 रुपया मार्केट प्राइस है, आपने 100 में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया था मेरे साथ, तो इसका डिफरेंस होता है 100 रुपया मल्टीप्लाई बाई 100 केजी जो आपका क्वांटिटी था, ठीक है। यानी कि मैं 10,000 रुपया आपको दे देता हूँ, खत्म, आप जीते मैं हारा। ओके, आपने 100 रुपये पर कॉन्ट्रैक्ट किया था, मुझे लगा 60-70 होगा मैक्स, 200 चला गया अब, तो आप जीते मैं हारा। वेरी सिंपल, फ्यूचर आपके क्या है प्रिडिक्शंस के हिसाब से चल गया, ठीक है। ये केस था। तो यहाँ पे सामने वाला मुझे कोई क्या है फिजिकल डिलीवरी ऑफ व्हीट नहीं देता, सीधा कैश दे देता है 10,000 रुपया, बात खत्म। ओके, दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। तो आज जब नेट सेटलमेंट मेथड होती है ना राइट, तो वो क्लियरली है इन द नेचर ऑफ डेरिवेटिव्स, एंड डेरिवेटिव्स है तो भैया वो सिक्योरिटीज है एज पर सिकरा, और एज पर सिकरा अगर वो सिक्योरिटीज है तो नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सप्लाई ऑफ सर्विस। तो इसके केस में जीएसटी का कोई इम्प्लीकेशन नहीं आएगा। पर ये जो केस है वो एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स का केस है, तो वहाँ पे जीएसटी का इम्प्लीकेशन आ जाएगा, बिकॉज देयर इज लिटरली सप्लाई ऑफ गुड्स हैपनिंग आउट देयर। ओके, यस। नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स, इफ सेटल्ड बाय द वे ऑफ एक्चुअल डिलीवरी, ठीक है, फिर वो फॉरवर्ड हो या फ्यूचर हो सेम चीज़ है, नीचे भी और ऊपर भी एक्चुअल डिलीवरी में लगेगा और नेट सेटलमेंट मेथड में नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स सिक्योर्ड डेट। सिक्योर्ड डेट की अगर बात करूं तो भैया ये भी एक डेरिवेटिव ही है, और डेरिवेटिव दोस्तों सिक्योरिटी है एज पर सिकरा, एंड अकॉर्डिंगली माय डियर फ्रेंड्स इस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, राइट। तो प्लीज जान लीजिए माय डियर फ्रेंड्स दैट डेरिवेटिव्स, सिक्योर्ड डेट, फ्यूचर एंड फॉरवर्ड्स, बट विथ रिस्पेक्ट टू नेट सेटलमेंट मेथड, ये सब डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव सिक्योरिटीज है एज पर सिकरा एक्ट, और इसीलिए क्या है वो नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, इसलिए जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी इसमें सिर्फ तभी लगेगा व्हेन देयर इज एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स, बिकॉज देयर इज एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स आउट देयर एंड हेंस जीएसटी विल बी लेवीड। ओके, डन है दोस्तों। नेक्स्ट एक छोटा सा क्या है दोस्तों क्लैरिफिकेशन आया था कि अगर होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी में शेयर्स होल्ड कर रहा है और उसके रिलेशन में सिंपल सी बात है ओके मैंने अगर क्या है वहाँ से शेयर्स खरीदे हैं क्लियरली, तो मुझे शेयर्स मिले हैं तो मुझे ही पैसा देना पड़ेगा, राइट। तो मैंने एक एसेट खरीदा और पैसा दिया, तो ये ट्रांजैक्शन पे क्लैरिफिकेशन आया कि भैया दिस इज क्लियरली अ ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज एंड हेंस इट्स नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, सो देयर विल बी नो एप्लीकेशन ऑफ जीएसटी इन दिस केस, ठीक है। दैट्स इट, बस इतनी क्या टिप्पणी करनी थी तो वो कर दी है। ओके, नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है विथ रिस्पेक्ट टू कंसिडरेशन, बिकॉज सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया, सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया, उसके रिलेशन में जितने क्लैरिफिकेशंस थे वो भी हो गए। अब सिर्फ फोकस करना है दोस्तों ओके कंसिडरेशन पे। तो आज कंसिडरेशन की दोस्तों अगर बात करें तो सिंपल सी बात है, बहुत ज़रूरी है कि जब आप गुड्स और सर्विस का आदान प्रदान करते हो तो भाई उसके अंदर कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो,
अगर फ्री में ही आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स और सर्विस, तो भैया मुझे सामने कुछ पैसा मिलेगा नहीं, तो मैं कहाँ से जीएसटी ला के दूंगा गवर्नमेंट को यार। गवर्नमेंट का सिंपल है, तुझे पैसा मिले तो तू मुझे पैसा दे, तुझे पैसा अगर नहीं मिले, तू ही चार्ज कर नहीं रहा है पैसा, तो तू जीएसटी मुझे कहाँ से देगा? हाँ, अरे तू तो खुद ही ठंडन गोपाल है भाई, तू क्या पैसा देगा मुझे? यही लॉजिक है, राइट। और इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, ओके, याद रखना बहुत फ़र्क है, और मैं बता देता हूँ बहुत फ़र्क है कि मैंने गुड्स और सर्विस फ्री में सप्लाई किया, और मैंने गुड्स और सर्विस सप्लाई किया है कंसिडरेशन के साथ, पर मुझे बैड डेट हुआ है। इसमें बहुत फ़र्क है, क्योंकि पहले केस में इंटेंशन ही नहीं है कंसिडरेशन का, और दूसरे केस में इंटेंशन है पर सामने वाले ने दिया नहीं है। ठीक है, बहुत फ़र्क है। तो दूसरे केस में जीएसटी लग जाएगा, राइट। और ये चीज़ मैंने आपको क्या बहुत अच्छे से मैं समझा भी रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ सप्लाई, वहाँ पे मैंने अच्छा एग्जाम्पल के थ्रू समझाया भी है। ठीक है, तो बस ये डिफरेंस क्रिएट करना था मुझे, राइट, कि मैं जब क्या है, ओके, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस कर रहा हूँ और पैसा नहीं ले रहा, उस केस में आप 7(1) ए ही सेटिस्फाई नहीं करोगे। गॉट इट? यस। तो आपने टैक्सेबल इवेंट ट्रिगर ही नहीं किया है, तो जीएसटी कहाँ से लगेगा? नहीं लगेगा, राइट। ये पहला एस्पेक्ट हुआ। दूसरा एस्पेक्ट क्या हो गया माय डियर फ्रेंड्स, राइट, कि मैंने गुड्स और सर्विस दिया है, सामने कंसिडरेशन भी चार्ज किया है क्योंकि मैंने इनवॉइस भेज दिया है, समझो, पर सामने वाले ने पे नहीं किया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज यहाँ पे मैं तो सप्लाई कर रहा हूँ ना फॉर अ कंसिडरेशन, ख़त्म बात। ठीक है, 7(1) आ जाएगा, टैक्सेबल इवेंट ट्रिगर हो जाएगा, और आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा, और वो भी अपने जेब से, क्योंकि इसका टाइम ऑफ सप्लाई कब होता है? रिमूवल या इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, यानी जब भी आपने इनवॉइस इशू किया है या रिमूवल किया है, जो भी अर्लियर डेट है, सिंपल सिंपल उसी दिन माना जाएगा कि आपने सप्लाई किया, ऐसा माना जाएगा, तो आपने गुनाह किया है, उस गुनाह का जुर्माना भरना पड़ेगा। अब आपको सामने से पैसा मिला या नहीं मिला वो गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव नहीं है, आपने 7(1) ट्रिगर कर दिया, दैट मैटर्स द मोस्ट। ठीक है, परफेक्ट। और एक एंगल इसके अंदर आता है, पहला क्या था? एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन, यानी मैंने गुड्स और सर्विस दिया पर पैसा नहीं लिया। दूसरा केस है मैंने पैसा दिया पर गुड्स और सर्विस नहीं लिया है, राइट। और वो किस केस में आता है माय डिफरेंस? इस केस में आता है जब 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है। पहली, आपने जो पैसा है वो किसको दिया है? चैरिटेबल ट्रस्ट को। किस फॉर्म में दिया है? गिफ्ट या डोनेशन। किस पर्पज से दिया है? फिलैंथ्रोपिक। क्या बेटा? फिलैंथ्रोपिक, यानी कि दया भाव से दिया है, मदद करने के भाव से दिया है। ठीक है, तो फिर सिंपल सी बात है, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, पर आपका जो पर्पस था वो एडवर्टीजमेंट का था, तो फिर उस पर जीएसटी लग जाएगा, बिकॉज क्लियरली यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट सर्विस मिल रही है फॉर अ कंसिडरेशन। ठीक है, क्लासिक एग्जांपल दोस्तों यहाँ पे जो दिया जाता है वो वही है कि आज आपकी माँ ने आपके लिए एक मन्नत रखी है कि मारो छोकरो के मारी छोकरी है ना सीए पास हो जाएगी ना, तो मैं क्या करूँगा? मैं आपको 10 लाख का चंदा चढ़ाऊंगी। ओके, यस, 10 लाख का डोनेशन करूँगी। अब आप सीए बन जाते हो, अब आपकी माँ तो खुश है पर आपका बाप टेंशन में आ गया है। क्यों? क्योंकि पैसा तो उसको देना है ना भाई, राइट। ये तो आज बेटा 10 लाख रुपए आपने दे दिया वो टेम्पल के ट्रस्ट को, जिसको आपकी माँ ने कमिट किया, राइट। अब आपका टेम्पल का ट्रस्ट क्या करता है? आपके पापा का नाम, आपकी माँ का नाम क्या है, एंट्रेंस गेट पे लिख देता है कि श्री भद्रेश भाई शाह, श्री हसुमती बेन, राइट, ऐसा लिख देते हो। तो यहाँ पे याद रखना, इट्स अ वॉलेंटरी एक्ट ऑन द एंड ऑफ द चैरिटेबल ट्रस्ट। योर फादर डिड नॉट डायरेक्ट हिम टू डू दैट, उन्होंने अपने एंड पे किया है। ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी है जाननी कि जब क्या है, आप सामने वाले को डायरेक्ट नहीं करते, वो अपने एंड पे कर लेता है, तो भैया इट इज नॉट अ सप्लाई। बट लेट्स से ऐसा केस होता है कि आपके डैड को आइडिया आता है अभी देना ही है पैसा, तो कुछ एडवर्टीजमेंट कर लेते हैं इसका, राइट। ट्रस्ट को बोल देंगे अपन, होर्डिंग वोर्डिंग लगा दो, अपना तो काम ही क्या है, पूजा वूजा का सामान अपन ही बेचते हैं, अगरबत्ती वगरबत्ती लगा दो, होर्डिंग वोर्डिंग सब जगह पे, ठकाठक ठकाठक, ब्रांड का नाम लिख दो अपना, राइट। फूल फूल अगरबत्ती,
तो इससे क्या है, लोग खरीदना तो चालू करेंगे कम से कम, ये केस। तो यहाँ पे दोस्तों आपके डैड ने डायरेक्ट किया है कि जाओ बड़े बड़े बोर्ड लगाओ, तो आपको एडवर्टाइजमेंट सर्विस मिल रहा है इसीलिए कि आपने पैसा दिया, ये ऑब्जेक्टिव है। तो क्लियरली इट इज satisfying 7(1)(a) because there is supply of service for a consideration in the course of business, and definitely my dear friends in this scenario it will be subject to GST। तो बहुत फर्क पड़ जाएगा कि पर्पस फिलेंथ्रोपिक है या एडवर्टीजमेंट, ठीक है, डन। अच्छा, लास्ट क्या है पार्ट आता है दोस्तों, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो दोस्त बहुत सिंपल है कि तू जो भी क्या है खरीद रहा है उसका इंटेंशन पर्सनल यूज है या बिजनेस यूज है। फॉर एग्जाम्पल रोहित शेट्टी एक कार डीलर है, तो वो गाड़ी खरीद रहा है अपने लिए नहीं, वो गाड़ी इसीलिए खरीद रहा है सो दैट आगे जाके वो गाड़ी बेच सके प्रॉफिट के साथ। गॉट इट, पॉइंट नंबर 1। तो इट इज क्लियरली इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। दूसरा, अगर मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ जहाँ पे मेरा काम ही क्या है, ओके, पर्सनल यूज, और फिर आगे जाके मैं उसे बेच रहा हूँ बिकॉज अब मुझे नई गाड़ी लेनी है भाई, राइट। तो फिर इस सिनेरियो में माय डियर फ्रेंड्स प्लीज याद रखना, इट इज नॉट अ सप्लाई बिकॉज इट इज नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये चीज़ आप प्लीज याद रखना, ओके। क्यों, बिकॉज आपने खरीदते वक्त इंटेंशन क्या रखा था, पर्सनल यूज रखा था। तो फिर उस सिनेरियो में आप जब उसे बेच रहे हो तो क्लियरली इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो नहीं लगेगा GST, ठीक है। तो कीप दिस इन माइंड वेरी वेल। दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिजनेस का डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या इंक्लूड करता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो बिजनेस माय डियर फ्रेंड्स इंक्लूड्स एनी ट्रेड, एनी कॉमर्स, एनी मैन्युफैक्चर, एनी प्रोफेशन, एनी वोकेशन, राइट। तो इसमें पूरा ब्रह्मांड समा गया आपका। प्रोफेशन CA, CS, CMA, इंजीनियरिंग आ गया। वोकेशन यानी कि आप फॉर एग्जांपल एक कोरियोग्राफर हो, डांसर हो, सिंगर हो, क्रिकेटर हो, ये सब एक नेचुरल टैलेंट स्किल के साथ आते हैं, तो वोकेशन उसके अंदर आ गए। पेंटर हो, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर। ट्रेड बेसिकली क्या है, आपके लोकल लेवल पे होता है। कॉमर्स एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे होता है, बड़े लेवल पे होता है तो एट द एंड ऑफ द डे क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस का आदान प्रदान, राइट। बट उसके स्केल से क्या है, उसे बोला जाता है कि वो ट्रेड है या कॉमर्स, ठीक है, डन। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने नीचे स्पेसिफिकली लिखा है क्या, वेदर और नॉट फॉर अ पिक्यूनरी बेनिफिट, यानी फर्क नहीं पड़ता इस बात से, राइट। वो बंदा है ना आजकल, वो एक छोटा बच्चा है ना, वो बोलते हैं ना फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, यस, राइट। कि वो प्रॉफिट के मोटिव के साथ हो या ना हो, डजेंट मैटर, ठीक है। अगर आप कोई भी क्या है इन एक्टिविटीज़ में इंडल्ज कर रहे हो, डजेंट मैटर के प्रॉफिट मोटिव है या नहीं, उसे इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस माना जाएगा। तो अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट नो कॉस्ट नो प्रॉफिट के बेसिस पे भी क्या है गुड्स या सर्विस सप्लाई करता है, राइट। जैसे बहुत सारी ऐसी संस्था है जो क्या मेडिकल सर्विसेज देती है एट वेरी लो कॉस्ट। माने कोई हॉस्पिटल में जाओगे तो 1000 रुपया चार्ज करेगा, ये 100 रुपया चार्ज करे, तो कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, तो वहाँ पे कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है। फिर भी दोस्तों ओके वो जो कर रहे हैं वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ही माना जाएगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ ट्रेड, वॉट इट, और इट इज़ अ प्रोफेशन, ठीक है, ये केस। नेक्स्ट, एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन कनेक्शन विथ और इंसिडेंटल टू ए अबव। तो आज मारुति कार डीलर का मेजर काम क्या है, कार खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, पर साथ साथ में वो उसका रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस और सर्विसिंग का भी सर्विस दे रहा है, ठीक है। तो भैया ये इंसिडेंटल है टू द मेन एक्टिविटी, इंसिडेंटल है टू द मेन एक्टिविटी, ठीक है। तो फिर ये भी आ जाएगा इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट है दोस्तों, एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन द नेचर ए अबव whether or not there is a volume, frequency, continuity or regularity of such transaction। इशारा किस बात की तरफ है माय डियर फ्रेंड्स, इशारा किस बात की तरफ है, इशारा इस बात की तरफ है माय डियर फ्रेंड्स कि आज मैं कभी नहीं देखूं कि ऊपर जो ट्रेड हुआ है, मैन्युफैक्चर हुआ है, वॉल्यूम हुआ है, सॉरी ट्रेड हुआ है, मैन्युफैक्चर हुआ है, प्रोफेशन हुआ है, वो उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ही उसको इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बोला जाएगा, नहीं। अगर आपने एक बार भी वो कर लिया तो भी काफ़ी है। फॉर एग्जाम्पल ओके जो नीचे दिया है देख लो, मजनू भाई है अपने, अरे वेलकम वाले, अरे वही 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 घोड़ा जो घास खा के चला गया था,
राइट, और फिर वापस प्रकट हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आज वो वैसे क्या है काम करते हैं नॉर्मली, वसूली सर्विस ऐसा समझो, रिकवरी एजेंट, पर उनका एक हिडन टैलेंट है कि वो एक आर्टिस्ट भी, और उनको वो बायर भी मिल गया इन द फॉर्म ऑफ मल्लिका शेरावत। तो पूरे दिन क्या है वो ऐसा ड्राइंग वॉइंग नहीं करते, वन ऑफ कर देते, और वो बिक भी जाता है करोड़ों में। तो वो क्या है, इज इट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस? क्योंकि वो तो आपने सिर्फ एक ही पेंटिंग बेची है पूरे साल में। आंसर इज यस, बिकॉज फर्क नहीं पड़ता कि ट्रांजैक्शन में माय डियर फ्रेंड्स कितना वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, रेगुलरिटी है, नहीं, एक बार भी किया तो भी इनफ है टू प्रूव दैट इट इज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर आप ट्रेड, प्रोफेशन, वोकेशन, मैन्युफैक्चर, कॉमर्स के डेफिनेशन के अंदर आते हो तो। ठीक है, डन। नेक्स्ट, service is supplied by a person as a holder of office which has been accepted by him in the course or furtherance of his trade, his profession, his vocation, right? तो आज फॉर एग्जाम्पल ऋतिक रोशन, उसका मेजर काम क्या है, एक्टर बनना, पर जैसे वो डांस इंडिया डांस पे जज बन जाता है और उसको उसमें क्या जजशिप का पैसा मिलता है, राइट, हर एपिसोड के हिसाब से, लेट्स से उसे 1 करोड़ रुपया मिलता है। It is in the course of business because he is holding an office of a judge which is in course or furtherance of his trade, profession या vocation, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरी बात अगर दोस्तों हम लोग करें तो क्या है, ओके, तो ये है माय डियर फ्रेंड्स एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, राइट। तो वो क्या है, लेट्स से BCAS एसोसिएशन करके एक एसोसिएशन है, बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन, उसका वो चेयरमैन, राइट। तो फिर वो उसकी क्या है, वो एसोसिएशन को रन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह लेता है, बहुत सारे क्या है वर्कशॉप, सेमिनार्स क्या है ऑर्गेनाइज करता है, एंड अकॉर्डिंगली क्या है उसके रिलेशन में उसको पैसा भी मिलता है फॉर गिविंग हिज टाइम एंड एफर्ट टू दी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे भी उसको जो पैसा मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, बिकॉज ही इज होल्डिंग द ऑफिस ऑफ अ चेयरमैन, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आपको जो भी पैसा मिलता है वो भी क्या है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ही माना जाएगा। नेक्स्ट इज activity or transaction undertaken by CG, SG or local authority in which they are engaged as a public authority. तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है फॉर एग्जाम्पल, वो CG का ही मिनिस्ट्री है, CG ही है वो। तो वो जब ओके माइनिंग राइट्स क्या है देते हैं फॉर 1000 करोड़ टू लेते जिंदाल स्टील, तो भैया वो भी टैक्सेबल हो जाएगा बिकॉज वो भी है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ओके। और याद रखना गवर्नमेंट भी अगर क्या है कोई भी गुड्स और सर्विस दे रही है और सामने कंसिडरेशन ले रही है तो उस पर भी GST लगेगा, राइट। यस, रिमेंबर दैट कि गवर्नमेंट ही GST क्या चार्ज करेगा आपको, और गवर्नमेंट ही कलेक्ट करके वो टैक्स गवर्नमेंट को देगा। फॉर एग्जाम्पल इंडियन रेलवेज के फर्स्ट क्लास डिपार्टमेंट में चले गए, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में चले गए, तो 100 रुपये का टिकट, GST उस पर लेते 5% है, तो 105 रुपया कौन कलेक्ट कर रहा है, इंडियन रेलवे जो CG ही है, और वो 5 रुपया कलेक्ट करके जमा करेगा ना GST पोर्टल पे, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ, तो CG ही CG को सबमिट करेगा। गॉट इट? यस, ओके, यस। नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स, आर्ट वर्क्स सेंट बाय आर्टिस्ट टू गैलरीज फॉर एग्जीबिशन इज नॉट अ सप्लाई एज नो कंसिडरेशन फ्लोज फ्रॉम गैलरी टू द आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट का जनरली क्या होता है मैं बता देता हूँ, वो गैलरीज होती है उनको अपना आर्ट वर्क भेज देता है, गैलरीज वो आर्ट वर्क को एग्जिबिट करते हैं सो दैट जो आर्ट लवर्स है वहाँ पे आए, उनको वो आर्ट देखने का मौका मिले और उन्हें अच्छा लगे तो फिर वो पेंटिंग परचेज करेंगे, ठीक है। और परचेज करने के बाद जो भी क्या है वो गैलरी और आर्टिस्ट के बीच में ओके प्रॉफिट मार्जिन डिसाइडेड है, उस हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग होगा, ठीक है। बट डू यू रियलाइज कि ऐसा भी होगा कि वो नहीं बिकेगा, राइट। तो क्या, तो यहाँ पे यही समझाया गया दैट आर्टिस्ट गिव्स देयर वर्क ऑफ आर्ट टू गैलरीज वेयर इट इज एग्जिबिटेड फॉर सप्लाई, हाउएवर नो कंसिडरेशन फ्लोज फ्रॉम गैलरी टू आर्टिस्ट व्हेन द आर्ट वर्क इज सेंट। तो मैं जब मेरी 10 पेंटिंग भेज रहा हूँ गैलरी, तब आउटराइट पेमेंट नहीं करता है गैलरी मुझे, बिकॉज गैलरी खुद को नहीं पता कि आगे बिकेगा कि नहीं, तो वो रिस्क लेता ही नहीं है। वो आपको तब पेमेंट करेगा जब बायर पेमेंट करेगा गैलरी को, समझा? यस। और इसीलिए जब मैं तो याद रखना मैं मेरा आर्ट भेज रहा हूं गैलरी को, बेच नहीं रहा हूं, भेज रहा हूं, वहां पे डिस्प्ले होगा, पसंद आया तो बिकेगा वरना नहीं बिकेगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है।
and since there is no consideration that flows from gallery to artist when the artworks are sent to the gallery for exhibition, it is not a supply. It is only when a buyer selects a particular art displayed at the gallery then the actual supply takes place and applicable GST would apply. ठीक है, that's it. तो बायर जब खरीदेगा तब क्या है, ऐसा माना जाएगा कि आर्टिस्ट ने पेंटिंग बेचा है. ठीक है, आर्टिस्ट ने बेचा है गैलरी को, गैलरी ने बेचा है बायर, ऐसा समझा जाए. ठीक है, दैट्स इट. तो ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी थी एंड आई होप दैट मेक सेंस. नेक्स्ट इज no supply of service by insured to insurance company in lieu of no claim bonus offered by said insurance company to him. I will explain this, my dear friends, but not now. I will explain, my dear friends, this value of supply के साथ. ठीक है, उसमें ये aspect आता है. Okay, next my dear friends is 71AA. 71AA में क्या है, I'll tell you, बहुत सिंपल सी बात. Okay, इसमें एक हिस्ट्री है एक्चुअली जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, राइट. बिकॉज इसको बहुत ही मेजर टैक्स लूपहोल की तरह क्या है यूज़ किया गया था, राइट. इसको अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. ठीक है, देखो अभी ये सेक्शन आया क्यों, इसका रीज़न क्या था, उसका एक ही रीज़न था, सुनो बराबर से. तो देखो आज अगर बात करता हूँ मैं नॉर्मली एक कंपनी की और उसके मेंबर की. ठीक है, तो कंपनी अगर कोई भी गुड्स और सर्विस देता है मेंबर को, मेंबर अगर क्या कंसिडरेशन देता है, तो याद रखना दे बोथ आर सेपरेट पर्सन्स, उनका सेपरेट लीगल आइडेंटिटी. तो क्लियरली क्या है, ये सप्लाई हो जाएगा. बिकॉज सप्लाई के लिए आपको क्या चाहिए, दो डिफरेंट पर्सन चाहिए. ठीक है, तो ये डिफरेंट पर्सन है, ये डिफरेंट पर्सन है, एज सिंपल एज दैट. ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ये नेचुरल पर्सन है. ठीक है, तो यहाँ पे ये सप्लाई हो जाएगा और इस पर लग जाएगा क्या, GST. ठीक है, डन. अब दोस्तों एक और स्पेसिफिक चीज मैं बताना चाहता हूं आपको, बराबर से सुनना, बराबर से. व्हाट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन एंड इट्स मेंबर्स. ठीक है, लेट्स टेक दैट कि ये दो क्या है, राइट. क्या है ये और कैसे ये टैक्स लूपहोल की तरह यूज होता था. क्लासिक एग्जांपल इसका क्या है, जेवी, जॉइंट वेंचर, जहाँ पे एक स्पेसिफिक पर्पस या गोल के साथ वो जॉइंट वेंचर शुरू होता, वो अचीव हो जाएगा, उसके बाद वो जॉइंट वेंचर खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा. ठीक, और जॉइंट वेंचर के मेंबर्स को बोलते भी क्या था, जॉइंट वेंचरर्स. ओके, चलो अब सीन क्या हुआ है, देखो एक्चुअल ट्रांजैक्शन क्या है मैं बताता हूँ. ओके, और उसको दिखाया कैसा गया है, डिस्गाइज कैसा गया है वो दिखाता हूँ क्विकली क्विकली क्विकली. ओके, फटाफट से. हुआ क्या था, फॉर एग्जाम्पल हुआ ये था कि मैं हूँ फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स और एक है मिस्टर वाई. मिस्टर एक्स को अपनी कार बेचनी थी और ओके मिस्टर वाई को अपनी बाइक बेचनी थी. ठीक है, ये केस. ओके, तो अब सीन क्या है, सीन ये है कि इसको कार बेचनी है, इसको बाइक बेचनी. अच्छा, बाय द वे सीन ये भी है कि मिस्टर एक्स को बाइक चाहिए और मिस्टर वाई को कार चाहिए. ठीक है, तो अब सीन ये होता है माय डियर फ्रेंड्स कि वो लोग फिर पता चलते दोस्ती निकले या पड़ोसी निकले, वॉट एवर द केस. एंड होता क्या है कि दोनों का वैल्यू भी क्या है, सेम ही होता है. ठीक है, कोइंसिडेंस पे कोइंसिडेंस हो रहा है कि ये भी 1 लाख का है और ये भी क्या है, 1 लाख का है. 1 लाख में बेचना चाहता है, ये भी 1 लाख में बेचना चाहता है, ऐसा समझो आप. तो अब दोस्तों अगर नॉर्मली वो लोग ट्रांजैक्शन करने जाएंगे ना कि एक्स कार बेच देगा वाई को और वाई सामने क्या है, 1 लाख कैश नहीं देगा, राइट, रादर वो बाइक दे देगा. तो ये क्लासिक एग्जांपल है किसका,
बार्टर का, और बार्टर 7(1)(a) के तहत सप्लाई की डेफिनेशन में आता है, तो इस पे लग जाएगा जीएसटी। ओके, और 1 लाख पे जीएसटी 18% है, तो वो एक्स को भी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को और वाई को भी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि बेटा एक्स ने भी सप्लाई किया है और वाई ने भी सप्लाई किया है। ठीक है, एक्स ने सप्लाई किया है कार और वाई ने सप्लाई किया है बाइक। समझा? ये केस, तो दोनों ने ट्रिगर करवा दिया है क्या? 7(1)(a), तो दोनों को टैक्स पे करना पड़ता। ठीक है, और वो भी कैश में, जबकि चीज आपको मिली है काइंड में। तो इन लोगों ने सोचा यार फालतू का, यार मैं भी क्या 18,000 दूंगा, तू भी देगा, कुछ दिमाग लगाते। तो वो लोग मेरे पास है। ठीक है, मैंने उनको एक अमेजिंग सा क्या है टैक्स नेट बताया, टैक्स लूप होल बताया, एंड अकॉर्डिंगली उनका टैक्स इवेड करवा दिया। कैसे? मैंने बोला एक काम करो, तुम लोग एक जेवी को जॉइंट वेंचर, उसमें मिस्टर एक्स आप एक काम करो, आप उसमें एज अ कैपिटल कार इंट्रोड्यूस कर दो, और मिस्टर वाई आप उसमें एज अ कैपिटल बाइक इंट्रोड्यूस कर दो। तो अब जेवी के जो बैलेंस शीट है उसमें क्या है, कार और बाइक दिखाई देगा। करेक्ट? यस, परफेक्ट। फिर थोड़े टाइम उसमें उसको थोड़ा रखो, जेवी करो, को 1-2 महीना रखो आप, और कोई फालतू यहाँ वहाँ के ट्रांजैक्शंस करने तो करो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। बट फिर क्या है, 1-2 महीने बाद आप क्या करना, ये जेवी को अबैंडन कर देना, बंद कर देना। तो जब जेवी बंद होने आता है, डिसोल्यूशन होने आता है जब उसका, तब जेवी क्या करता है, जो भी कैपिटल बचा है उसके पास वो डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने जॉइंट वेंचर्स में। तो मिस्टर एक्स को वो बाइक दे देता है और मिस्टर वाई को वो कार दे देता है। ठीक है, अब आप समझो ध्यान से, राइट, कि मेंबर जब जेवी को दे रहा था क्या, कार या बाइक, और ये कब था, इंट्रोडक्शन के वक्त, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, और जेवी जब इस बार कार और बाइक लौटा रहा है उन्हीं मेंबर्स को, इसको सप्लाई नहीं बोला जाता था। क्यों? क्योंकि जेवी और मेंबर्स वर ऑलवेज कंसिडर्ड एज सेम पर्सन्स, एंड सप्लाई कैन नॉट हैपन बिटवीन सेम पर्सन्स, इट हैज टू हैपन बिटवीन सेपरेट पर्सन, राइट। तो ये सेम पर्सन के कारण क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएट नहीं होता था, और इसीलिए क्या है, ये लोग बच जाते थे, बिकॉज मैं अपने आप को ही कैसे बेच सकता हूँ, ये आर्ग्यूमेंट आ गया। तो गवर्नमेंट को क्या है फिर, ओके, बहुत सारे क्लब्स, बहुत सारे जॉइंट वेंचरर्स इसी कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, तो उन्होंने बोल दिया नहीं भाई, नथिंग डूइंग, अब से अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन एंड इट्स मेंबर्स विल बी कंसिडर्ड एज सेपरेट पर्सन्स, और उनके बीच में अगर कोई भी क्या है ट्रांजैक्शन होता है गुड्स और सर्विस का, तो फिर वो हो जाएगा ओके 7(1)(a) के तहत सप्लाई। यस, क्या हो जाएगा, 7(1)(a) के तहत सप्लाई। ठीक है, दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आप प्लीज़ अच्छे से क्या है समझना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, डन। ओके, दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स इट एंड यही रीज़न था व्हाई दिस सेक्शन वाज एक्चुअली इनएक्टेड, एंड या दैट्स व्हाई दिस सेक्शन एक्चुअली केम इनटू एग्जिस्टेंस, क्योंकि गवर्नमेंट को ये ट्रांजैक्शंस पे भी क्या जीएसटी लगाना था। इसीलिए अभी कोई भी क्लब अगर क्या गुड्स और सर्विस देता है अपने मेंबर्स को, और मेंबर्स सामने क्या है मेंबरशिप फीस देते हैं, तो वो भी क्या है सब्जेक्ट टू जीएसटी हो गया है, जो पहले नहीं होता था, बिकॉज क्लब्स अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशंस होते थे, और मेंबर्स जब वो पैसा देते थे और सामने ये लोग गुड्स और सर्विस देते थे सेम पर्सन के कारण, नो जीएसटी, क्योंकि इट वाज नॉट अ सप्लाई। पर अब इट इज अ सप्लाई, बिकॉज दे बोथ आर कंसिडर्ड एज सेपरेट पर्सन। ओके, डीम किया गया है, ठीक है, डीम किया गया है। ओके, डन। अच्छा, अब दोस्तों जो अगला कारवा आता है माय डियर फ्रेंड्स, वो है विद रिस्पेक्ट टू
टैक्सेबिलिटी ऑफ कॉस्ट पेट्रोलियम, राइट। क्या होता है ये और किस बारे में बात कर रहे हैं, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स विद द हेल्प ऑफ दिस अमेजिंग डायग्राम। ठीक है, चलिए फटाफट से ये डायग्राम समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसा है कि जो सीजी है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो लाइसेंस दे रहा है टू एक्सप्लोर पेट्रोलियम टू अ कॉन्ट्रैक्टर समवन लाइक, ऐसा समझ लो रिलायंस। ठीक है, और रिलायंस को ऑब्वियसली क्या है, वो लाइसेंस खरीदने के लिए पैसा देना पड़ेगा। अब अंडरस्टैंड, जो पैसा दिया जा रहा है वो ओके दो फॉर्म में दिया जा रहा है, एक है क्या फिक्स और एक है वेरिएबल। तो एक है रॉयल्टी, जो फिक्स रॉयल्टी है, राइट, जो आपको पे करनी पड़ेगी लमसम बेसिस पे। तो वहाँ पे डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू अ बिजनेस एंटिटी एंड इसीलिए यहाँ पे क्या है, आरसीएम चला जाएगा एंड अकॉर्डिंगली टैक्स विल बी पेएबल बाय बिजनेस एंटिटी एज पर आरसीएम। ओके, पर जो दूसरा पार्ट है वेरिएबल कंपोनेंट का, जो प्रॉफिट पेट्रोलियम का पार्ट है माय डियर फ्रेंड्स, राइट, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लैरिटी के साथ पता होनी चाहिए। तो प्रॉफिट कैसे आता है, सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस, सिंपल। वैसे यहाँ पे है कि जो भी आपका क्या है, ओके, आप जो भी चीज़ आप माइन कर रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप ऑयल जो है, ओके, पेट्रोल जो पेट्रोल है, ओके, वो माइन कर रहे हो, ठीक है। एंड तो बेसिकली माइन ऐसा होता है कि वो क्रूड ऑयल होता है माइन, उसमें से अपन पेट्रोल डीजल निकालते हैं। तो जो भी आपने ऑयल माइन किया है उसमें से जो पेट्रोल निकल के आया है वो आपने फाइनली क्या है, रिफाइन करके बेचा हो, तो उसका आया होगा आपको टोटल प्रोसीड्स, राइट। अब वो टोटल प्रोसीड्स में से माय डियर फ्रेंड्स, ओके, सिंपल सी बात है, ओके, आपको खर्चा भी निकालना पड़ेगा, आप दैट इज एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन कॉस्ट, रॉयल्टी कॉस्ट, ये सब निकालना पड़ेगा, तब जाके फाइनली क्या आएगा, प्रॉफिट। तो आज गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, सुन, ये जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो दो जन में बटेगा। ओके, तू भी क्या है, एक परसेंटेज रख और थोड़ा मुझे भी दे दे। तो आज जो परसेंटेज, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ओके, आप ऐसा समझो कि 200 रुपया था, उसमें से 100 का क्या हुआ, कॉस्ट निकला, तो 100 का प्रॉफिट बचा। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल 40% तुझे मुझे देना है, 60 तू रख, राइट, क्योंकि तू मेहनत कर रहा। तो आज सिंपल सी बात है, राइट, जो 40 में दे रहा हूं सीजी को, वो भी तो कंसिडरेशन ही है फॉर द राइट्स दैट आई हैव प्रोक्योर्ड, राइट। इस पे क्या होगा, सबसे पहले तो ये मुद्दा है। तो गवर्नमेंट ने बोला इसको मैं टैक्सेबल कर सकता था, पर मैं ये कंपोनेंट को एग्जेम्प्ट करता हूं, ठीक है, डन। फिर 60 वाला जो पोर्शन है जो मैंने खुद ने रखा है, उस पर कोई जीएसटी का इम्प्लीकेशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट कंपोनेंट तो मैंने खुद ने मेहनत की थी, तो मैं खुद ही उसका क्या रिवॉर्ड रखूंगा ना, राइट। तो फिर उसमें कौन सा जीएसटी, क्योंकि उसमें कोई सर्विस या गुड्स का आदान प्रदान तो हुआ नहीं है, मैंने मेहनत की है और मैं ओके सब कॉस्ट माइनस करके जो रख रहा हूँ प्रॉफिट वो मेरा है, तो मैं खुद ही एंजॉय करूंगा, उसमें क्या जीएसटी। एंड सेम गोज विथ माय डियर फ्रेंड्स द कॉस्ट। ये कॉस्ट जो मैंने इनकर किया है एक्सप्लोरेशन का, प्रोडक्शन का, रॉयल्टी का, वो मेरे जेब से गया है। तो जो टोटल प्रोसीड जाएगा उसमें से पहले वो मैं रिकवर करूंगा ना, फिर जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो प्रॉफिट वो बांटने जाऊंगा, राइट। तो आज जो खर्चा मेरा है और वही क्या है, मैं फाइनली आउटपुट में से रिकवर करता हूं और अपने पास रखता हूं, उसमें काहे का जीएसटी भाई, बिकॉज इट्स क्लियरली अ कॉस्ट दैट आई हैड इनकर्ड and that I am recovering and keeping it with myself, simple। तो भाई उसमें भी क्या है, कोई जीएसटी नहीं आएगा। हाँ, जीएसटी आ सकता था कि इसमें वो प्रॉफिट कंपोनेंट जो मुझे एज अ कॉन्ट्रैक्टर रिमिट करना है सीजी को। क्यों करना है? क्योंकि वो दे रहा है मुझे, वो राइट दे रहा है माइनिंग करने का, तो उस पर लग सकता था, पर उसमें गवर्नमेंट ने ही क्या कर दिया है, एग्जेम्प्ट, ठीक है। तो याद रखना वो सीन है। तो जो प्रॉफिट पेट्रोलियम का अमाउंट रेमिट करना होता है बाय कॉन्ट्रैक्टर टू सीजी, दैट विल बी एग्जेम्प्ट। द प्रॉफिट कंपोनेंट दैट अ कॉन्ट्रैक्टर कीप्स विद हिमसेल्फ इज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। द कॉस्ट ऑफ पेट्रोलियम का अमाउंट ऑल्सो दैट ही कीप्स विद हिमसेल्फ इज ऑल्सो नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी।
इज दैट वेरी क्लियर? यस, ठीक है। तो लास्ट डे पे क्या है, ये डायग्राम ही रिफर करना है आपको, समझा? ये इतना बड़ा पैराग्राफ रिफर नहीं करना है, ठीक है, पढ़ लेते अभी फिर भी, जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, क्या बोला यहाँ पे? When an oil exploration and production contractor gets a license to explore mine, the petroleum, crude oil or natural gas from the government, it enters into a production sharing contract, okay, with the government. As per PSEs, when a contractor discovers oil or gas, he is first entitled to recover the contract cost. कि पहले तूने जो खर्चा किया पहले तू वो रिकवर कर भाई, ठीक है। Expenses incurred in the exploration, development, production and payment of royalty involved in the extraction of oil and gas from the total proceeds. And thereafter he is expected to share the profit with the government, okay, the profit from his venture known as profit petroleum. The value of the petroleum which the contractor is entitled to take in a year for recovery of the contract cost is called as cost petroleum. Further, the total value of petroleum produced and saved from the contract area is a particular period as reduced by cost petroleum is called profit petroleum. Yes, total proceeds में से जो आपका cost minus होता है वो आपका profit petroleum है. The government share of profit petroleum, which is the consideration paid by contractor to SG for the services of grant of license or lease to explore mine petroleum, crude or natural gas, is exempt from GST. Right? तो profit component जो मैं remit करता हूं वो exempt है. The cost petroleum is not a consideration received by contractor for services provided to government and thus not taxable. The reason for the same is that the contractors carry exploration and production of petroleum for themselves and not as service to government. They had acquired the right to explore, exploit and sell petroleum in lieu of royalty and share in profit petroleum. Next, intrastate supply of services by the way of grant of license to explore, mine petroleum, crude or natural gas or both has been exempted so much of CGST as levied on the consideration paid to the CG in the form of CG's share of profit petroleum. तो यहाँ पे वो exempt है, वो clearly बोला गया है, ठीक है, परफेक्ट। और ऊपर ये बताया गया है कि टोटल प्रोसीड्स क्या है, कॉस्ट पेट्रोलियम क्या है, प्रॉफिट पेट्रोलियम क्या है, जो अपन ने एकदम मस्त मक्खन की तरह बेटा ये डायग्राम के तहत क्लियरली विजिबल करवा दिया है, ठीक है। चलो डन। इसका एक अमेजिंग सा क्या है क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, अपना मिक्स्ड बैग का क्वेश्चन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई जस्ट शो इट टू यू। यस, क्वेश्चन नंबर 20, उसमें माय डियर फ्रेंड्स यू कैन क्लियरली सी इट हियर, ठीक है। यहाँ पे क्या है उसका इम्प्लीकेशन है, तो ज़रूर क्या है अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और इसे आंसर करिएगा। एक्सप्लेनेशन मैंने वहाँ पे भी दिया है, सो डोंट बॉदर अबाउट इट, Q&A सेक्शन जो है सप्लाई का, बट मैं बताना चाहता था कि यहाँ पे ही क्या है उसका एक अच्छा सा इम्प्लीकेशन था जो दिया गया है, ठीक है। चलो डन। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स बात करते हैं हम लोग 7(1)(b